नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत। आज हम व्याकरण विभाग में अविकारी शब्द और उद्देश्य विधेय सीखेंगे। बच्चों, हमने व्याकरण विभाग क्रम से नहीं लिया है। व्यवसाय पुस्तिका में दिया हुआ जो स्वाध्याय है उसमें आया हुआ व्याकरण पहले मैंने आपको सिखाया है। हमने लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यहाँ तक व्याकरण मैंने आपको सिखाया है। आज हम अविकारी शब्द अव्यय के प्रकार सीखेंगे। आपको नोटबुक, व्यवसाय पुस्तिका साथ में लेकर बैठना है। शब्दों के दो भेद है, विकारी और अविकारी। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द यानी अव्यय है। अव्यय अ मतलब नहीं और व्यय का मतलब है बदल नहीं, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं। हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। आपको वाक्य लिखकर लेना है। मैं वाक्य रीड करती हूँ। लड़का फौरन खड़ा हो गया। आपको वाक्य लिखकर लेना है। वाक्य में फिर से बताती हूँ आपको। लड़का फौरन खड़ा हो गया। इस वाक्य में लड़का क्या है? करता है और खड़ा क्रिया है। तो यहाँ पे खड़ा हो गया क्रिया का कर्ता लड़का एक वचन पुल्लिंग है। लड़का एक वचन पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य भी आपको लिख कर लेना है। लड़की फौरन खड़ी हो गई। दूसरा वाक्य है लड़की फौरन खड़ी हो गई। खड़ी हो गई क्रिया की कर्ता लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा वाक्य है, आपको तीसरा वाक्य भी लिख कर लेना है। लड़के फौरन खड़े हो गए। यहाँ पे लड़के करता है और खड़े हो गए बहुवचन है। यहाँ पे क्रिया लड़के बहुवचन है। तो यहाँ पे तीन आपके पास अलग अलग वाक्य मैंने आपको लिख कर दी है। फिर से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। लड़का फौरन खड़ा हो गया। खड़ा हो गया क्रिया का कर्ता लड़का एक वचन पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में लड़की फौरन खड़ी हो गई। खड़ी हो गई क्रिया की कर्ता लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। और लड़के फौरन खड़े हो गए, यहाँ पे लड़के बहुवचन है। परंतु एक वचन और बहुवचन शब्द में फौरन शब्द दोनों में समान है, अर्थात फौरन शब्द में बदलाव नहीं हुआ है। वचन का कुछ यहाँ पे प्रभाव नहीं है। मतलब लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई, लड़के फौरन खड़े हो गए। तो यहाँ पे फौरन शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो बच्चों, इन उदाहरणों से पता चलता है कि फौरन शब्द अविकारी है। मतलब जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। यहाँ पे अविकारी शब्द के बारे में जानकारी दी है। अविकारी का अर्थ है
जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। मतलब विकारी शब्द में बदलाव आ जाता है, परंतु अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी है जो सदा एक समान रहते हैं। उनका रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आपको समझ में आया? अव्यय के 4 प्रकार है। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, आपको ये अव्यय के 4 प्रकार लिख कर लेने हैं। अभी हम अव्यय का पहला प्रकार देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। चिता तेज दौड़ता है और दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। यहाँ पे जो रंगीन शब्द है तेज और प्रतिदिन। ऊपर दिए वाक्यों में तेज प्रतिदिन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे और कब हुई। जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। चिता कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। दादाजी प्रतिदिन क्या करते हैं? सैर करते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको लिख कर लेना है। अभी क्रिया विशेषण के 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको पहले क्रिया विशेषण के जो 4 भेद है आपको लिख कर लेने हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा में आपको सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है। क्रिया विशेषण के जो है भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये जो प्रकार है आपको नहीं लिखने हैं। सिर्फ आपको वाक्य दिया जाएगा तो उस वाक्य में से सिर्फ आपको क्रिया विशेषण अव्यय ही पहचान कर लिखना है। आपके जानकारी के लिए ये 4 प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका लिखकर हुआ होगा। तो हम कालवाचक क्रिया विशेषण की जानकारी लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण: निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे जो वाक्य में पढ़ती हूँ उस वाक्य में रंगीन शब्द आपको दिखाई देंगे। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, कुणाल बाजार से अभी लौटा है, प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है, क्या तुम कल लौटोगे? आपने वाक्य पढ़े हैं। उपरयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे कि क्रिया कब हुई, यानी ये क्रिया के होने के समय को बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्रिया कब हुई है? प्रतिदिन, अभी, सदा और कल। ये क्रिया होने का क्या है? समय है। तो इसका डेफिनेशन है
जो शब्द क्रिया के होने के काल मतलब समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो प्रभा कब पढ़ती है? तो प्रतिदिन। कुणाल बाजार से कब लौटा? अभी। तो इस तरह आप प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर यहाँ पे मिलता है, समय का यहाँ पे बोध होता है। आपको लिख कर लेना है। आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय समझ में आया होगा। यदि ऐसा भी वाक्य दिया है, प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, तो आपको सिर्फ कालवाचक विशेष क्रिया विशेषण न लिखते हुए प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन शब्द के आगे आपको सिर्फ लिखना है क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्रिया विशेषण के उप प्रकार है, उप प्रकार आपको नहीं लिखने हैं। यदि परीक्षा में आपको वाक्य दिया है, यहाँ से ही मैं वाक्य लेती हूँ, कुणाल बाजार से अभी लौटा है, तो प्रश्न पूछा जाएगी निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? अभी। नहीं तो निम्नलिखित वाक्य कौन से अव्यय कौन से प्रकार का है, तो आपको सिर्फ लिखना है वहां पे क्रिया विशेषण अव्यय ही आपको लिखना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं हम पढ़ते हैं, बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वहां मत बैठिए, मनदीप इस ओर चला आ रहा है, रीना बाहर खेल रही है। आपको पहले वाक्य लिखकर लेने हैं। यहाँ पे क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है। पहला वाक्य है बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? तो ऊपर। तो स्थान है, वहां मत बैठिए। कहाँ मत बैठिए? तो वहां। वहां भी क्या है? स्थान है। मनदीप इस ओर चला आ रहा है। कहाँ? तो इस ओर। रीना बाहर खेल रही है। कहाँ खेल रही है? तो बाहर। तो ये क्या है? क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा उसकी है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे भी आपको मनदीप इस ओर चला आ रहा है, तो इसमें से आपको क्रिया विशेषण अव्यय ढूंढकर लिखना है। तो क्रिया विशेषण अव्यय इस ओर ही है, स्थानवाचक आपको लिखने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। उदाहरण यहाँ पे दिए हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के, दाएं, बाएं, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, वहां, पास, दूर आदि। ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। अभी हम क्रिया विशेष स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा।
लिख कर लेना है आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य पढ़ते हैं। संदीप ने खूब पानी पिया। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। मैंने आज कम भोजन किया। पीना बहुत खास रही है। वाक्य आपको लिखकर लेना है। यहाँ पे क्रिया कितनी हुई यानी क्रिया के जो परिणाम है मापतोल होता है, तो इसकी यहाँ पे जानकारी होती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे जो शब्द है यह बता रहे कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिणाम मतलब मापतोल की जानकारी दे रहे। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। संदीप ने कितना पानी पिया, तो खूब पानी पिया। इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है, तो अधिक। तो इस तरह आप कितना या कितने लगाकर प्रश्न पूछोगे तो यहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा। परिभाषा है जो शब्द क्रिया की मात्रा परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। और विशेष बात यहाँ पे है कि 9वीं और 10वीं कक्षा में अव्यय प्रकार में सिर्फ अव्यय शब्द जो होते हैं अव्यय शब्द दिया जाता है और उसका सिर्फ वाक्य में आपको प्रयोग करना होता है। यानी कुछ शब्द दिया है तो कुछ शब्द से आपको एक वाक्य तैयार करना है। यहाँ पे बहुत शब्द दिया है तो बहुत शब्द लेकर आपको वाक्य तैयार करना है। तो वाक्य है टीना बहुत खास रही है। इतना ही आपको प्रश्न 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, 1 अंक के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे अव्यय के प्रकार पहचानिए, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता। आगे का प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फूलदान जोर से गिरा। दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपट हो गए। नकुल झूमता हुआ गाने लगा। वाक्य लिख कर लीजिए। यहाँ पे क्रिया के रीति का बोध करा रहे। क्रिया मतलब कैसी रीति है। फूलदानी कैसे गिरी तो जोर से। दादी कमरे में कैसे आई तो धीरे धीरे। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे जो रंगीन छपे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे कि क्रिया कैसे हुई। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया की रीत कैसी है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। मुस्कुराकर, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा,
अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि। तो इस तरह यहाँ पे क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे कि क्रिया कैसे हुई है, मतलब धीरे धीरे हुई है, फटाफट हुई है, ये आपको ढूंढना है। आगे है दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। चित्र में हम देखते हैं, मेरे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है। घर के पीछे संबंध यहाँ पे दिखाया है। ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। किसके मारे? तो ठंड के मारे, तो यहाँ पे भी संबंध दिखाया है। उपयुक्त वाक्यों में के पीछे और के मारे संबंध बोधक है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक शब्द अधिकांशतः के या से परसर्ग से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप संज्ञा या सर्वनाम के पीछे संबंध बोधक अव्यय शब्द आता है। घर, घर क्या है? तो संज्ञा है, तो संज्ञा के पीछे क्या आया है? के पीछे। ठंड के मारे, तो इस तरह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध जोड़े रहते हैं, वही क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द होते हैं। परिभाषा है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। लिख कर लेना है आपको। कुछ संबंध बोधक इस प्रकार है, से नीचे, से पहले, के सामने, के पीछे, के बाद, के कारण, के आगे, के स्थान, के अनुकर। तो सर्वनाम या संज्ञा के पीछे संबंध बोधक शब्द आते हैं। आपको लिखकर लेने हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, राम और सीता वन को गए। मीरा ने कहा कि उसे बुखार है। वाक्य लिख कर लीजिए। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द वाक्यों तथा वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं। राम और सीता वन को गए और तथा की शब्द वाक्यों तथा वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये दोनों शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। परिभाषा दी है यहाँ पे, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है, और, तथा, व, एवं, अथवा, या, कोई, कि, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। आगे का प्रकार देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे आप कब आए? वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। उपरोक्त वाक्यों में अरे और वाह विस्मयादिबोधक शब्द है, क्योंकि ये आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करते हैं। इन शब्दों के बाद सदा विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया होता है। आपको वाक्य लिखकर लेना है।
परिभाषा है यहाँ पे हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। यदि हम बड़ा सा सांप देखते हैं तो हम तुरंत क्या बोल देते हैं, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप। ऐसे हम अचानक अपने मन से भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक में हर्षबोधक शब्द भी होता है, शाबाश इस प्रकार आगे बढ़ते रहो। घृणाबोधक होता है, छी, तू, छी छी। भयबोधक, बाप रे। क्रोधबोधक, चुप, हटो, ठहर, धर। और संबोधन बोधक, ओ, अजी, अरे। इस तरह विस्मयादि बोधक अव्यय में शब्द होते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार है, अरे, ओह, वाह, छी, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे बाप आदि। तो इस तरह हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसके आगे हम वाक्य किसे कहते हैं देखते हैं। पहले बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। ध्यान रहे कि वाक्य में शब्दों का उचित क्रम होना आवश्यक है। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उसी तरह वाक्य के अंग, एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है, यहाँ पे हम पहले वाक्य देखते हैं। वर्कबुक में मैंने आपको उद्देश्य और विधेय की थोड़ी सी जानकारी दी थी। वाक्य देखते हैं, दो औरतें बातें कर रही थी। दूसरा वाक्य है, मान्या ने गीत सुनाया। तो इन वाक्यों में औरतें तथा मान्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या होता है, उद्देश्य कहलाता है। औरतों के बारे में क्या कहा गया है, तो बातें कर रही थी। और मान्या के बारे में क्या बताया है, गीत सुनाया। मान्या ने गीत सुनाया। तो इस तरह यहाँ पे औरतों और मान्या क्या है, उद्देश्य। आपको लिख कर लेना है। अभी हम विधेय के बारे में जानकारी लेते हैं। वाक्य पढ़ते हैं, छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। उद्देश्य क्या है, रो रहा है और कहानी लिख रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये दोनों क्या है, विधेय है। मतलब इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चा के विषय में रो रहा है और तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये दोनों क्या है, विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि
बच्चा के विषय में कहा है। क्या कहा है बच्चा के विषय में? तो बच्चा रो रहा है। और लेखक के विषय में क्या कहा है? लेखक कहानी लिख रहा है। लिख कर लीजिए। स्वाध्याय है यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य विधेय पहचान कर लिखिए। आपको स्वाध्याय लिखना है। अब मैं उद्देश्य और विधेय बताती हूँ यहाँ पे किस तरह आपको उद्देश्य और विधेय ढूंढकर लिखना है। पहला जो वाक्य है, राजीव शिमला घूमने जा रहा है, तो यहाँ पे जिसके विषय में कहा जाता है, अभी राजीव के विषय में क्या कहा है? शिमला घूमने जा रहा है। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा है? तो शिमला घूमने जा रहा है। राजीव उद्देश्य है और शिमला घूमने जा रहा है विधेय है। दूसरा वाक्य है, राष्ट्र हमारा जीवन धन है। अभी जिसके विषय में कहा है, किसके विषय में? तो राष्ट्र के विषय में। तो राष्ट्र उद्देश्य है और हमारा जीवन धन है उद्देश्य है। तीसरा वाक्य है, हमारा जीवन धन है विधेय है। शकुन रोते रोते सो गई। जिसके विषय में कहा जाता है, किसके विषय में कहा है? तो शकुन के विषय में कहा है। और विधेय है रोते रोते सो गई। शकुन उद्देश्य और विधेय रोते रोते सो गई। आकाश में दूर दूर तक सितारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पे आकाश में दूर दूर तक विषय में कहा है और उद्देश्य है सितारे टिमटिमा रहे हैं। तो आकाश में दूर दूर तक उद्देश्य है और विधेय सितारे टिमटिमा रहे हैं। इसी तरह आपको उद्देश्य और विधेय यहाँ पे ढूंढकर लिखने हैं। स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। व्याकरण के नोटबुक में आज जो दिया हुआ व्याकरण है आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।